आपका अपना चैनल मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है? पावर लॉस को कम करने के लिए, अधिक करंट प्रवाहित करने के लिए, अधिक तापमान पैदा करने के लिए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पावर लॉस को कम करने के लिए। क्योंकि जब हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो हमारा करंट का मान क्या होता है, कम हो जाता है। और जो पावर लॉस का फार्मूला होता है वो होता P बराबर I²R। जब हमारा I का मान कम हो जाएगा तो पावर लॉस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि वोल्टेज को 2 गुना कर दिया जाए तो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कितना होगा? ये फार्मूला होता है P समानुपाते 1/V²। अब वोल्टेज बढ़ गया, कितना, 2 गुना हो गया, तो पावर लॉस क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 गुना कम हो जाएगा। तो इस फार्मूले को संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या है? तारों की मोटाई बढ़ जाती है, कम लागत में अधिक दूरी तक बिजली पहुंचाई जा सकती है, पावर स्टेशन की संख्या बढ़ानी पड़ती है, ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये ऐसा होता है आर्थिक लाभ यानी कि इकोनॉमिक लाभ। अब हम बात करते हैं, जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। और जब करंट कम होगा तो कंडक्टर पतला होगा और टावर जो लगेंगे वो दूर दूर लगेंगे, और टावर का जो फाउंडेशन होगा वो भी हल्का होगा। तो इसलिए सारा इकोनॉमिकल खर्चा क्या होता है, कम हो जाता है। यही आपका आर्थिक लाभ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में कोरोना डिस्चार्ज किस कारण से होता है? अधिक करंट के कारण, अधिक वोल्टेज और हवा के आयनीकरण के कारण, लाइन में कम वोल्टेज होने के कारण, इंसुलेशन खराब होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक वोल्टेज और हवा के आयनीकरण के कारण कोरोना डिस्चार्ज होता है। क्लियर। ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में बिजली की हानि को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? HVDC, LVC, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, मोटर जनरेटर सेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC। क्योंकि ये इस कंडीशन में होता है, HVDC क्या होता है, उच्च वोल्टेज DC पे अगर हम ट्रांसमिट करें लाइन को तो ये रेक्टिफायर लगा के AC को हम क्या, AC को DC में कन्वर्ट करके फिर यहाँ एंड आर्डर पे इन्वर्टर लगा के यहाँ पे हम उच्च AC आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रिले का उपयोग सबसे अधिक होता है? थर्मल रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, टाइम डिले रिले, डिस्टेंस रिले। तो ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा आप डिस्टेंस रिले मिलेगा। उसमें डिस्टेंस रिले इसलिए यूज किया जाता है कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन लंबी दूरी की होती है, अगर कहीं भी कोई फॉल्ट आता है तो वो डिस्टेंस बता देता है कि इधर से 5 किलोमीटर लंबाई और उधर से 50 किलोमीटर लंबाई, मतलब दोनों तरफ से ये डिस्टेंस बता देता है फॉल्ट कहाँ पे आया है। तो उस फॉल्ट को खोजने में आसानी होता है, इसलिए डिस्टेंस रिले यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में इंसुलेटर का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी टावर है, अगर इस पर इंसुलेटर लगा, इसका जो मुख्य कार्य है तार और टावर के बीच, ट्रांसमिशन टावर और तारों को अलग रखता है, जिससे टावर में लाइन टच ना हो, जिससे इसमें
शॉक ना लगे किसी को छूने से। क्लियर। तो इसलिए यह ट्रांसमिशन टावर और तारों को अलग रखता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में बंडल कंडक्टर का यूज किया जाता है मैकेनिकल मजबूती बढ़ाने के लिए, ट्रांसमिशन की लंबाई कम करने के लिए, कोरोना हानि को कम करने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, कोरोना हानि को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर यूज किया जाता है। बंडल कंडक्टर यानी कि कुछ इस तरीके से ये बंडल बना दिया जाता है और इसका यूज करने से इसका जो डायमीटर बढ़ जाता है और डायमीटर बढ़ने से कोरोना लॉस भी कम हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसमिशन लाइनों में कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? लाइन वोल्टेज बढ़ाना, तारों की मोटाई बढ़ाना और दूरी बढ़ाना, तारों की दूरी कम करना, कम वोल्टेज पर ट्रांसमिट करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तारों की मोटाई बढ़ाना और दूरी कम करना। जैसा कि अभी हमने बात किया कि दो कंडक्टर के ये मोटाई यानी बंडल कंडक्टर यूज करेंगे और इन दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दें यानी कि इस दूरी को हम बढ़ा दें तो भी कोरोना लॉस कम हो जाएगा और बंडल कंडक्टर यूज करने से भी कोरोना लॉस कम होता है। क्लियर। और इसका अभ्यास यही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में रिएक्टिव पावर लॉस को कम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर बैंक, इंडक्टर, डायोड। तो यहाँ पे यूज होता है कैपेसिटर बैंक। अब कहीं भी अगर केवीआर, ध्यान देना, केवीआर यानी कि रिएक्टिव पावर को कम करना है तो वहाँ पे हमें कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा, जैसे कि 3 फेज मोटर में भी यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सैग का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? सैग क्या होता है? दो पोलों के बीच की दूरी, जो वायर होता है, जो इसमें झोल आता है, ये लटक, इसी को बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं? सैग। ये निर्भर करता है, इसका जो फार्मूला होता है यस बराबर WL/8T, ये फार्मूला होता है। तो कंडक्टर के भार पर, स्पैन की लंबाई पर, वायुमंडलीय परिस्थितियों पर, उपरोक्त सभी पे डिपेंड करता है। अब ये सैग का मामला जो है गर्मी में भी डिपेंड करता है और ठंडक में भी निर्भर करता है। ठंडक में सैग कम होता है, गर्मी में सैग क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर। क्योंकि गर्मी में तारों का प्रसार होता है यानी कि फैलाव होता है, जिससे वो ज़्यादा लचक उसमें आ जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर ट्रांसमिशन लाइन में स्पैन की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो सैग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हम लोगों ने देखा फार्मूला यस बराबर WL/8T होता है। तो यहाँ से सैग यस समानुपाती L² हो जाएगा। यहाँ से यस समानुपाती L² हो जाएगा। लंबाई दोगुनी बढ़ गई, तो जब लंबाई दोगुनी बढ़ेगी तो सैग 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसमिशन लाइन में अधिक दूरी तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है? तो ट्रांसमिशन लाइन अधिक दूरी तक ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए HVDC सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें सेंडिंग आर्डर पे रेक्टिफायर स्टेशन होता है। सेंडिंग आर्डर पे क्या होता है? रेक्टिफायर सब स्टेशन, और रिसीविंग एंड पे होता है आपका इन्वर्टर सब स्टेशन, इन्वर्टर स्टेशन। क्योंकि यह HVDC AC को रेक्टिफायर लगा के HVDC बनाते हैं, यानी कि DC बनाते हैं तो इसको रेक्टिफायर स्टेशन बोलते हैं, और जहाँ पे रिसीविंग करते हैं वहाँ इन्वर्टर लगा के हम DC को AC बनाते हैं, इसको इन्वर्टर सब स्टेशन बोलते हैं। तो HVDC में जो सेंडिंग आर्डर होता है सेंडिंग रेक्टिफायर स्टेशन से, और रिसीविंग एंड होता है इन्वर्टर स्टेशन से। क्लियर। तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक कंडक्टर में प्रॉक्सी इफेक्ट के कारण प्रभावी प्रतिरोध इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस प्रकार बढ़ता है? मान लीजिए मूल प्रतिरोध R है, प्रॉक्सी के कारण
आर गैस हो जाता है। तो इस प्रॉक्सी इफेक्ट में क्या होता है कि जब दो तारों के बीच की दूरी कम होती है तो यहाँ पे प्रॉक्सी इफेक्ट आता है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो आर गैस का मान ज़्यादा होगा पहले के आर की तुलना में, मूल आर की तुलना में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रॉक्सी इफेक्ट किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रतिरोध में वृद्धि, कैपेसिटेंस का प्रभाव, डायोड के उपयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ये प्रॉक्सी इफेक्ट उत्पन्न होता है। क्लियर? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगर इस वीडियो पर नया हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और जिससे एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।